डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है ये एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर 3 तरह की एग्जांपल मेंशन की गई हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 है, ये एग्जांपल नंबर 2 है और ये एग्जांपल नंबर 3 है। अगर यहाँ पर देखें एग्जांपल नंबर 1 में ए के साथ W हमने सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया हुआ और B के साथ X, यानी यहाँ पर दोनों जो ग्रुप अटैच्ड हैं वो एडजेसेंट एटम के साथ हैं। यहाँ पर जो दोनों ग्रुप्स अटैच हैं वो सेम एटम के साथ हैं और यहाँ पर जो 2 ग्रुप्स अटैच हैं ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और ये कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एटम आर द ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिमूव्ड फ्राम द 2 एडजेसेंट एटम्स। यानी 2 एडजेसेंट एटम से जब हमारे पास 2 ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है तो तब भी हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, या एक ही एटम से जब दोनों ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है तो तब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। जब आप कह सकते हैं जब 2 मुख्तलिफ कार्बन एटम से 2 ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है जो एक दूसरे के एडजेसेंट भी नहीं होते तो तब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 2 एडजेसेंट एटम से 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करते हैं तो अल्कीन बनते हैं, और जब एक ही कार्बन एटम से दोनों ग्रुप को रिमूव करते हैं तो हमारे पास कार्बीन बनते हैं या नाइट्रीन बनते हैं। और जब हम फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन से दोनों एटम्स को रिमूव करते हैं तो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। अब जैसे कि इन्होंने लिखा व्हेन 2 ग्रुप्स आर लास्ट फ्रॉम द एडजेसेंट एटम सो दैट अ न्यू डबल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, यानी इसके नतीजे में डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। ये जो एलिमिनेशन है ये 1-2 एलिमिनेशन कहलाती है, या इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब वो कहते हैं द रिएक्शन इज़ कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन विद 1 एटम कॉल्ड अल्फ़ा, ठीक है, विद 1 एटम कॉल्ड अल्फ़ा एंड द अदर एटम एट बीटा। अब वो कहते हैं इन अल्फ़ा एलिमिनेशन बोथ ग्रुप्स आर लॉस्ट फ्राम द सेम एटम टू गिव द कार्बीन आर नाइट्रीन। यानी ये जो ऊपर वाली एग्जांपल है ये बीटा एलिमिनेशन की है और ये एग्जांपल अल्फ़ा एलिमिनेशन की है, क्योंकि दोनों ग्रुप जो है वो सेम कार्बन एटम से हमने रिमूव किए हैं और ये हमारे पास कार्बीन है बन जाता है ये नाइट्रीन। और इसी तरह कहते हैं दिस स्पीशी में अंडरगो वैरायटी ऑफ रिएक्शन बट ओनली कब व्हेन अ हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट टू ए कैन अ न्यू डबल बॉन्ड बी फॉर्म। यानी इसी तरह ए पर जो हाइड्रोजन है अगर वो अवेलेबल हो, इसके साथ अटैच हो, आगे चल के मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ, और नया डबल बॉन्ड बना दे। जैसा कि ये देखें, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, अब क्या हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये इस तरफ आ गया और ये प्रोटॉन इसके साथ अटैच आ गया और ये डबल बॉन्ड है बन गया। यानी 1-1 एलिमिनेशन भी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन का बायस बन दिया। कब? जब हमारे पास ए के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हो, ए के साथ क्या अटैच हो, हाइड्रोजन अटैच हो। इसी तरह इन गैमा एलिमिनेशन द 3 मेंबर रिंग इज़ फॉर्म्ड। ये देखें ये गैमा एलिमिनेशन कैसे है, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गैमा कार्बन, और इसके नतीजे में ये 3 मेंबर रिंग बनता है। कहते हैं सम ऑफ दीज प्रोसेसेस वर डिस्कस्ड इन चैप्टर 10। अब वो कहते हैं इस चैप्टर के अंदर जो है हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है, उन रिएक्शंस को जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन का बायस है बनती हैं। अब जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन का बायस बनती हैं तो इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है हम उसी तरह E1 और E2 को डिस्कस करेंगे और हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे बीटा एलिमिनेशन की तरफ। तो यानी कहने का मकसद ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन को अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी ये डबल बॉन्ड भी बन रहा है, ये भी डबल बॉन्ड बन रहा है। एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। जैसा कि ये हमारे पास है 3 मेंबर रिंग बन रहा है। ये 3 मेंबर रिंग भी हाईली अनस्टेबल होता है, ये भी ओपन हो जाता है और अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें ये भी पता चला कि एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास 3 किस्म की होती हैं। ये 1-2 एलिमिनेशन है जिसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, ये 1-1 एलिमिनेशन है जिसे अल्फ़ा एलिमिनेशन कहते हैं, ये 1-3 एलिमिनेशन है जिसे हम गैमा एलिमिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है अभी हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म एंड ओरिएंटेशन। जब हम मैकेनिज़्म और ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो जैसे कि लिखा हुआ है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं, विद 1 टाइप टेकिंग प्लेस लार्जली इन द सॉल्यूशन एंड द अदर, और जो दूसरी है मोस्टली इन द गैसियस फेज। अब वो कहते हैं इन द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन, वो रिएक्शन जो सॉल्यूशन स्टेट में होती है, 1 ग्रुप लीव विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अदर विदाउट। यानी इसका मतलब ये है द लेटर मोस्ट ऑफन बीइंग हाइड्रोजन, ठीक है जी, जो बाद में होता है ये जो लेटर एक जो विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है वो आमतौर पर हाइड्रोजन होता है। अब इन दीज केसेस, इन केसेस के अंदर
वी शैल रेफ़र, हम ये रेफ़र करते हैं टू द फार्मर ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप, ये जो फार्मर ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप के तौर पर। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस में आल्सो अकर इन द पायरोलिटिक रिएक्शंस, ये पायरोलिटिक रिएक्शंस के अंदर होते हैं। बट हेयर देयर आर टू अदर पॉसिबिलिटीज़, अ फ्री रेडिकल एलिमिनेशन एंड साइक्लिक मैकेनिज्म, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ भी इसके अंदर होती हैं। कहते हैं इन मोस्ट बीटा एलिमिनेशन द न्यू बॉन्ड आर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड आवर डिस्कशन ऑफ मैकेनिज्म इज़ लार्जली कन्फाइंड टू दीज केसेस, यानी हमारी जो डिस्कशन होगी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की फार्मेशन और ट्रिपल बॉन्ड की फार्मेशन से रिलेटेड होगी। जो मैकेनिज्म होते हैं सोल्यूशन स्टेट में वो हमारे पास E2 है, E1 है और E1C भी है, यानी इन तीन तरह के मैकेनिज्म HEC की आउटलाइन में शामिल हैं। अब E2 मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा, ये देखें ये बेस अटैक कर रही है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रही है और जैसे ये हाइड्रोजन रिमूव होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है और इसके नतीजे में ये अल्कीन बनते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास अल्कीन बनते हैं। ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ गया है और ये वो हाइड्रोजन एटम है जो कि विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर है मूव हुआ है। तो हम E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच बेस अटैक एट बीटा hydrogen attached to the beta carbon, remove a proton, the electron pair shifted between these two carbon atom and in this way the living group leave with electron pair। और इस तरह की जो एलिमिनेशंस हैं जिसको हम E2 एलिमिनेशन का नाम देते हैं, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। उसकी रीज़न ये होती है बिकॉज द एलिमिनेशन इज़ इनिशिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्राम बीटा कार्बन। अगर आप यहाँ पर देखें इन द E2 मैकेनिज्म एलिमिनेशन जिसको बाई मालिकुलर का नाम दिया, टू ग्रुप्स डिपार्ट साइमल्टेनियसली, यानी इकट्ठे डिपार्चर हुई इनकी विद द प्रोटोन बीइंग पुल्ड ऑफ बाय द बेस। ये देखें ये प्रोटोन है, इसको बेस ने पुल ऑफ कर लिया। द मैकेनिज्म दस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, ये मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में हो रहा है एंड काइनेटिकली इज़ अ सेकंड ऑर्डर, और ये सेकंड ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर इन द सबस्टेट एंड फर्स्ट ऑर्डर इन द बेस, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेस की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और सबस्टेट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करते हैं। कहते हैं इट इज़ एनालोगस टू SN2 मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म से बिल्कुल मिलता जुलता है एंड ऑफन कम्पीट विद इट, और इसके साथ कम्पीट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द सबस्टेट, सबस्टेट के लिहाज से द डिफरेंस बिटवीन द टू पाथवे, अब वो कहते हैं कि दो पाथवेज़ के अंदर डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या है, अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या बेस अटैक करेगी बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पर तो रिएक्शन होगा एलिमिनेशन, और अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या बेस अटैक करेगी अल्फा कार्बन पर तो रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। अब वो कहते हैं इन मोस्ट केसेज, ज़्यादातर केसेज में इट हैज़ बीन फाउंड दैट E2 रिएक्शन लाइक SN2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी E2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन की तरह स्टीरियो स्पेसिफिक है। अब दैट द 5 एटम्स इन्वॉल्व मस्ट बी इन वन प्लेन, 5 के 5 एटम इन्वॉल्व जो हैं वो सेम प्लेन में हो एंड H एंड X मस्ट बी ट्रांस, वो एक दूसरे के ट्रांस हो। ये देखिए ये 5 एटम्स हैं 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पर अगर आप गौर करें ये H और ये X ये एक दूसरे के ट्रांस हैं, और जब वो एक दूसरे के ट्रांस होते हैं द कन्फर्मेशन ऑफ H एंड X इज़ कॉल्ड एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर कहते हैं। ये जो डाइहेड्रल एंगल होता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज़ 180 डिग्री, ये 180 डिग्री का होता है। एज इन द केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म द लिविंग ग्रुप में भी पॉजिटिव, जो लिविंग ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज में हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। बेस में भी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। अब कुछ एविडेंसेस हैं जो कि हमारे पास है E1 मैकेनिज्म से रिलेटेड हैं। पहले नंबर पे देखें द रिएक्शन डिस्प्ले द प्रॉपर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये तो क्लियर बात होगी क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बेस की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। दूसरे नंबर पे इफ़ द एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्राम मीज़ो 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल इथेन इज़, वो कहते जी अगर एलिमिनेशन होती है HBr की मीज़ो 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल इथेन की, तो जो हमारे पास है जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट हासिल होगा। अब यानी इसका मतलब ये है कि जब ट्रांस प्रोडक्ट हासिल होगा मीज़ो कंपाउंड से हमारे पास, बल्कि सॉरी ये दोबारा देखें, इफ़ द एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्राम मीज़ो 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल इथेन इज़ इंडीड ट्रांस देन द रिजल्टिंग ओलिफिन शुड बी सिस, तो रिजल्टिंग ओलिफिन को सिस होना चाहिए। अल्फ़ा ब्रोमो स्टिल बीन बनती है वाइल, जबकि अगर DRL आइसोमर हो तो जो ओलिफिन होगी वो ट्रांस होगी। यानी इसका मतलब है कि अगर हम E2 एलिमिनेशन को देखें मीज़ो कंपाउंड से रिलेटेड और डेक्स्टो या लिवो से रिलेटेड,
तो हमें पता चलता है कि जो मीज़ो कंपाउंड है वो सिस कंपाउंड बनाएंगे, सिस एलिमिनेशन शो करेंगे, सिस एल्कीन बनाएंगे, जबकि जो डीएल पेयर है वो ट्रांस एलिमिनेशन। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास मीज़ो कंपाउंड है, जिसको मैंने पहले बताया कि 1 सिस हमारे पास मीज़ो कंपाउंड है 1 2 डाइब्रोमो। ये देखिए 1 और ये 2, ये डाइब्रोमो, 1 2 डाइफिनाइल। अब ये देखें ये 1 और ये 2 डाइफिनाइल और ये इथेन हो गया। ये हमारे पास मीज़ो कंपाउंड है। इसकी जब एलिमिनेशन हुई हाइड्रोजन और हेलोजन की तो हमारे पास प्रोडक्ट जो था वो सिस एल्कीन बना। और अगर हमारे पास ये दूसरा कंपाउंड था डीएल पेयर, इसके अंदर अगर आप देखें ये दोनों हमारे पास डीएल पेयर हैं, इसके नतीजे में हमारे पास कंपाउंड कौन सा बना, ट्रांस एलिमिनेशन हुई, यानी ट्रांस एल्कीन बनी। यानी अगर हमने ये देखना हो, ये दूसरा पॉइंट जो इंडिकेट करता है E2 एलिमिनेशन के या E2 मैकेनिज़्म को जो एक्सप्लेन करता है वो ये है कि मीज़ो कंपाउंड और डीएल पेयर ये E2 मैकेनिज़्म शो करते हैं, लेकिन जब एलिमिनेशन होती है तो हमारे पास है मीज़ो कंपाउंड के अंदर एलिमिनेशन के नतीजे में सिस कंपाउंड बनता है और जबकि डीएल पेयर के नतीजे में हमारे पास ट्रांस कंपाउंड बनता है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं द मॉलिक्यूल कैन यूजली अडॉप्ट द कन्फर्मेशन इन विच NHX आर एंटी पेरिप्लेनर। यानी इसके अंदर सिर्फ इतनी बात ही आपने याद रखनी है कि अगर H और X एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होंगे तो जो मैकेनिज़्म होगा वो E2 मैकेनिज़्म होगा। जैसा कि मैंने ये आपको पहले बताया था, ये देखें ये हमारे पास H है और ये X है, ये एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब है इनका जो एंगल होगा डायहेड्रल एंगल वो 180 डिग्री का होगा, वो हमारे पास है 180। फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पर है ये हमारे पास ट्रांस एलिमिनेशन से रिलेटेड है। अब वो कहते हैं दैट ट्रांस एलिमिनेशन आल्सो कर इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रांस एलिमिनेशन के ज़रिए ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। और जैसा कि हमारे पास है, अब वो कहते हैं इज़ शोन बाय द एलिमिनेशन फ्राम सिस एंड ट्रांस। अब ये देखें ये जो कंपाउंड है हमारे पास, इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इधर एक हाइड्रोजन अटैच है और एक COH, इधर क्लोरीन है और एक COH है। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन और हेलोजन दो एडजेसेंट एटम के दरमियान पर अटैच है। अब इसका मतलब है ये भी बीटा एलिमिनेशन होगी, लेकिन इसके नतीजे में हमारे पास अल्काइन बनेंगे। कहते हैं इन दिस केस द प्रोडक्ट इन बोथ केसेस, चाहे आप सिस आइसोमर ले लें ऊपर का या ट्रांस आइसोमर ले लें तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। बट द ट्रांस आइसोमर्स, लेकिन जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं रिएक्ट अबाउट 50 टाइम फास्टर दैन द सिस कंपाउंड। उसकी रीज़न होती है यहाँ पर भी स्टेरिक हिंडेंस, क्योंकि सिस में स्टेरिक हिंडेंस हो जाएगी सिस कंपाउंड में और ट्रांस आइसोमर में स्टेरिक हिंडेंस नहीं होती। इसी तरह नंबर 5 में अब वो कहते हैं इन द कंपाउंड 7, ये जो कंपाउंड 7 है यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि ईच क्लोरीन हैज़ एन एडजेसेंट हाइड्रोजन ट्रांस टू इट। ये क्लोरीन है, इसके साथ ये एडजेसेंट हाइड्रोजन है, ये इसके ट्रांस है। ये क्लोरीन है, इसके साथ जो अटैच हाइड्रोजन है वो ट्रांस है। एंड इफ़ द प्लेनरिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप वर नॉट रिक्वायर्ड, अगर प्लेनरिटी लिविंग ग्रुप की रिक्वायर्ड ना हो, एलिमिनेशन वुड बी नॉर्मल, तो एलिमिनेशन इसके अंदर नॉर्मल होती है। इसी तरह अगला पॉइंट जो है 6, व्हेन द लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय ड्यूट्रियम, जब लिविंग ग्रुप को हम रिप्लेस कर लेते हैं ड्यूट्रियम के अंदर के साथ इन द सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन देयर इज़ एन आइसोटोपिक इफेक्ट फ्राम 3 to 8, तो फिर आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कंसिस्टेंट विद ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। यानी इसका मतलब है अगर लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर लें ड्यूट्रियस सबस्ट्रेट के साथ तो आइसोटोपिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है। और आखिरी पॉइंट जो है एविडेंस से रिलेटेड इस मैकेनिज्म में, ये बेसिकली हमारे पास है एंकीमीरिक रेसिस्टेंस है। अब ये देखिए ये हमारे पास स्टार्टिंग मटीरियल है, ये आप देख लें, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है और ये हमारे पास गैमा कार्बन है। इस गैमा कार्बन के साथ है यानी ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इसके साथ ये देखें ये नाइट्रोजन अटैच है जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर इसको हम साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं, ये 2 मिथाइल को हमने R2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ये कार्बन ये वाला है, इस कार्बन के साथ ये 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है जो कि ये शो कर दिए, इसके साथ ये CH2 अटैच था, ये कार्बन शो कर दिए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन के साथ जो है एक ये क्लोरीन था और एक ऊपर मिथाइल ग्रुप और नीचे वाले को हमने ऐसे ओपन करके लिख दिया। अब ये देखें एंकीमीरिक रेसिस्टेंस हो रही है, ये इसको प्रोटॉन को रिमूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाता है और ये क्लोरीन इधर से रिमूव हो जाता है। देखें हाइड्रोजन और हेलोजन 2 एडजेसेंट एटम से रिमूव हो गए और ये रिएक्शन भी एलिमिनेशन रिएक्शन है कहलाए और ये भी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। अब हम E1 मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा कि जो E1 मैकेनिज़्म है ये एक तो 2 स्टेप में मुकम्मल होता है। ये स्टेप 1 शो किया गया स्लो और ये स्टेप 2 जो है ये फास्ट है। यानी बेसिकली E1 मैकेनिज़्म एक तो 2 स्टेप मैकेनिज़्म है,
इसके अंदर पहले स्टेप के अंदर जो लिविंग ग्रुप लीव करता है यानी आयनाइजेशन हो जाती है सबस्ट्रेट की, और बिल्कुल सिमिलर है SN1 मैकेनिज़्म के साथ। और सेकंड स्टेप के अंदर जो सॉल्वेंट है जो इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल या बेस के तौर पर अटैक करता है, ये अटैक करता है बीटा कार्बन को से हाइड्रोजन रिमूव करता है और ये एल्कीन की फार्मेशन का बायस बनते हैं। जैसे कि लिखा E1 इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म इन विच द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज़ द आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट टू गिव द कार्बोनियम आयन। वो कार्बोनियम आयन बना देते हैं मोर रैपिडली। अब वो कहते हैं इसे विच रैपिडली लूजेज अ बीटा प्रोटोन टू द बेस यूजली द सॉल्वेंट। ये देखिए ये इसने लीव कर दिया, ये कार्बोनियम आयन बन गया और सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर हमारे पास एल्कीन बन गया। अब वो कहते थे E1 मैकेनिज़्म नॉर्मली ऑपरेट विद एन एडेड बेस विदाउट एन एडेड बेस, यानी E1 मैकेनिज़्म जो है इसके अंदर बेस को ऐड नहीं किया जाता, सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज अ बेस। जस्ट एज E2 मैकेनिज़्म इज एनालोगस टू एंड कम्पीट विद द SN2 मैकेनिज़्म। अब वो कहते हैं सो इज़ द E1 मैकेनिज़्म रिलेटेड टू SN1 मैकेनिज़्म, यानी E1 मैकेनिज़्म SN1 मैकेनिज़्म से रिलेटेड है। इन फैक्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ E1 मैकेनिज़्म इज़ एक्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ SN1 मैकेनिज़्म। द सेकेंड स्टेप डिफर इन दैट, अब किस तरह वो डिफ़र करता है, दैट द सॉल्वेंट पुल अ प्रोटोन फ्राम द बीटा कार्बन, क्योंकि सॉल्वेंट जो है बीटा कार्बन से प्रोटोन को पुल करता है ऑफ द कार्बोनियम आइन रेदर देन अटैकिंग इट एट द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, जैसा कि SN1 मैकेनिज़्म में होता है। अब वो कहते हैं इन अ प्योर E1 मैकेनिज़्म में द प्रोडक्ट शुड बी कम्प्लीटली नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी प्रोडक्ट जो है उसको नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होना चाहिए, सिंस द कार्बोनियम आइन इज़ फ्री टू अडॉप्ट इट्स मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बिफोर गिविंग अप अ प्रोटोन। अब यहाँ पर इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि SN1 रिएक्शन को डील करते हैं। अब पहला फैक्टर देखें, द रिएक्शन एग्जिबिट द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन द सबस्टेट एज एक्सपेक्टेड, यानी इसका मतलब है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। दूसरे नंबर पे इफ़ द रिएक्शन इज़ परफॉर्म ऑन 2 मॉलिक्यूल्स विच डिफ़र ओनली ऑन द लिविंग ग्रुप, यानी जिसके अंदर लिविंग ग्रुप एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सल्फाइड है। अब दोनों के अंदर लिविंग ग्रुप डिफरेंट है, इधर क्लोरीन है और इधर जो है डाइमिथाइल सल्फाइड है। द रेट शुड ऑब्वियसली बी डिफरेंट सिंस डिपेंडिंग अपॉन द आयनाइजेशन एबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी दोनों के अंदर रेट डिफरेंट हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप लिविंग ग्रुप को चेंज कर देते हैं तो E1 रिएक्शन का रेट भी चेंज है। अब इसी तरह तीसरा पॉइंट इसका ये है कि मैनी रिएक्शंस कैरिड आउट अंडर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस प्रोसीड क्वाइट रेडिली टू गिव द ओलिफिन्स। कब ओलिफिन बनाती है, व्हेन अ सिस हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड, यानी E2 में ट्रांस हाइड्रोजन रिमूव किया था, यहाँ पर हमें सिस हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ता है। ऑफन इन प्रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ द ट्रांस हाइड्रोजन को रिमूव करने की बजाय। फोर्थ पॉइंट है इफ़ द कार्बोनियम आइन आर एन इंटरमीडिएट, अगर कार्बोनियम आइन इंटरमीडिएट हों वी शुड एक्सपेक्ट द रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट एक्सपेक्ट होती है विद द सूटेबल सबस्ट्रेट। इसी तरह आप ये कहते हैं इट हैज़ बीन शोन दैट E1 रिएक्शन कैन इन्वॉल्व आइन पेयर जस्ट एज इट इज़ ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। कहते हैं दिस इफेक्ट इज नेचुरली ग्रेटेस्ट फॉर द नॉन डिसोसिएटिंग सॉल्वेंट, इट इज़ लीस्ट इन वाटर में कम होता है, ग्रेटर इन एथेनॉल एंड ग्रेटर स्टिल इन एसिटिक एसिड। अब जो नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म है ये E1CB है, ये नाम से ज़ाहिर है E1CB। अब देखिए एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस मैकेनिज्म, यानी इसके अंदर डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ पर आप एग्जांपल से देखें तो पहले हमने जो E1 मैकेनिज्म देखा या E2 मैकेनिज्म देखा तो उसके अंदर पहले हाइड्रोजन को रिमूव किया गया E2 मैकेनिज्म में। जब हाइड्रोजन को हमने E2 मैकेनिज्म में रिमूव किया तो तब एलिमिनेशन इनिशिएट हुई बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्राम बीटा कार्बन, और फिर ये लिविंग ग्रुप जो है वो लीव किया। यानी बेसिकली पहले जो है E1 और E2 मैकेनिज्म की बात की, और अगर हम E1 मैकेनिज्म की बात करें तो वहाँ पर पहले जो है हमने ये लिविंग ग्रुप को लीव कराया, कार्बोनियम आइन बना और दूसरे स्टेप के अंदर ये प्रोटोन को रिमूव किया बाय द अटैकिंग बेस है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैकेनिज्म भी E1 हो लेकिन उसके अंदर हम पहले हैलोजन को रिमूव करने की बजाय हाइड्रोजन को रिमूव कर लें तो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है वो E1CB मैकेनिज्म कहलाता है। और इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनते बल्कि कार्बोनाइन बनते हैं। जैसे कि लिखा है इन E1 मैकेनिज्म X लीव फर्स्ट देन हाइड्रोजन, यानी हैलोजन पहले रिमूव करते हैं हाइड्रोजन की निस्बत। इन E2 मैकेनिज्म द 2 ग्रुप लीव एट द सेम टाइम, दोनों ग्रुप सेम टाइम पर लीव करते हैं। देयर इज़ अ थर्ड पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है द हाइड्रोजन लीव फर्स्ट एंड देन द हैलोजन, पहले हाइड्रोजन लीव करता है और फिर हैलोजन। दिस इज़ 2 स्टेप प्रोसेस, एक तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है
कॉल्ड E1CB मैकेनिज्म। इसे E1CB मैकेनिज्म कहते हैं, आर द कार्बोएनाइन मैकेनिज्म या कार्बोएनाइन मैकेनिज्म कहलाता है। सिंस द इंटरमीडिएट इज़ कार्बोएनाइन, क्योंकि इंटरमीडिएट इसमें कार्बोएनाइन है। ये देखें, पहले ये प्रोटॉन रिमूव कर लिया बेस ने और ये रिमूव हो गया। दूसरे स्टेप में देखें, ये हमारे पास है स्लो स्टेप था और ये फास्ट स्टेप था। अब इस स्लो स्टेप के अंदर दो मालिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक बेस भी है और एक सबस्ट्रेट भी है, और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि लिखा, दिस इज़ द सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म बिकॉज बोथ द बेस एंड द सबस्ट्रेट, क्योंकि बेस और सबस्ट्रेट जो है आर प्रेजेंट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में मौजूद है। नेम E1CB कम्स फ्राम द फैक्ट दैट इट इज़ अ कंजुगेट बेस ऑफ सबस्ट्रेट, कि ये कंजुगेट बेस है सबस्ट्रेट का, विच इज़ गिविंग अप, जो देता है, विच इज़ गिविंग अप द लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप को लीव कराने में हेल्प करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म की जो एग्जिस्टेंस है, अब वो कहते हैं, इज़ मच लेस फर्मली एस्टेब्लिश्ड दैन दैट ऑफ E1 एंड E2 मैकेनिज्म, E1 और E2 मैकेनिज्म की निस्बत। यानी अब हमें पता चला कि E1CB मैकेनिज्म कौन सा होता है। E1CB मैकेनिज्म ऐसा होता है जिसके अंदर बेस जो है पहले प्रोटॉन को रिमूव कर लेती है पहले स्टेप में और कार्बोनाइन बनाती है, और दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन होती है। जबकि E1 मैकेनिज्म में पहले स्टेप में आयनाइजेशन होती है और कार्बोकेटाइन बनता है। यानी E1 और E1CB मैकेनिज्म में डिफरेंस ये है कि E1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है और E1CB मैकेनिज्म में कार्बोनाइन। डे स्टूडेंट्स, अगर इस सारे लेक्चर को हम समअप करें एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड, तो पहले मैंने आपको शुरू में बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन 3 किस्म की हैं, 1-2 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में बीटा एलिमिनेशन, अल्फ़ा एलिमिनेशन और गैमा एलिमिनेशन। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस की जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के या हायर एजुकेशन कमीशन के आउटलाइन के मुताबिक थी। यहाँ पर हमने सिर्फ उन्हीं एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है जिनके नतीजे में या डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। फिर मैंने आप लोग को इसके अंदर E2 मैकेनिज्म डिस्कस कराया। E2 मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको बताया ये जो 5 एटम है 1 2 3 4 5, ठीक है, इनका सेम प्लेन में होना ज़रूरी है, और हाइड्रोजन और हेलोजन जो है एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर हो, और इसके अलावा इनके दरमियान जो डाइहेड्रल एंगल है वो 180 डिग्री का होना चाहिए। फिर मैंने इसके कुछ फैक्टर्स बताए। फैक्टर्स के अंदर आपको बताया कि एक तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, और दूसरा फैक्टर मैंने इसके अंदर ये डिस्कस कराया कि अगर मीज़ो कंपाउंड हो तो सिस अल्कीन बनती हैं, और अगर DL पेयर हो तो ट्रांस अल्कीन बनती हैं। और तीसरा पॉइंट जो था वो इसके अंदर हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया वो ये था कि जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, मालिक्यूल जो है उसके अंदर H और X का एंटी पेरिप्लेनर होना ज़रूरी। और फोर्थ पॉइंट जो था इसके अंदर वो मैंने आप लोग को डिस्कस कराया वो ये था कि जो ट्रांस एलिमिनेशन है इसके नतीजे में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, यानी ट्रांस एलिमिनेशन को प्रेफर किया जाता है E2 मैकेनिज्म में। और इसी तरह फिफ्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास है अगर है ये जैसे कि ये कंपाउंड 7 है, इसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के ट्रांस हैं। अगर एक दूसरे के ट्रांस हैं और अगर लिविंग ग्रुप की प्लेनरिटी रिक्वायर्ड ना हो तो ये भी E2 मैकेनिज्म के साथ ऑपरेट हो जाते हैं। और इसी तरह 6 पॉइंट मैंने आपको बताया अगर लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं ड्यूटेरियम सबस्ट्रेट के साथ तो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। और 7th पॉइंट मैंने आपको ये एंकीमेरिक असिस्टेंस से रिलेटेड बताया कि जो एंकीमेरिक असिस्टेंस है नेबरिंग मैकेनिज्म है वो भी E2 एलिमिनेशन को प्रेफर करता है। फिर E1 मैकेनिज्म की बात की तो ये बताया कि ये 2 स्टेप में मुकम्मल होता है। पहला स्टेप इसका स्लो होता है और कार्बोकेटाइन बनते हैं। दूसरे स्टेप में जो सॉल्वेंट रेट सेल्फ अटैक करता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है और ये अल्कीन का बायस बनता है। और इसके अंदर SN1 और E1 के दरमियान कंपटीशन होता है और इनका पहला स्टेप जो है वो सेम होता है। यहाँ पर फैक्टर बताएं, एक तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और दूसरा अगर रिएक्शन को परफॉर्म किया जाए 2 मालिक्यूल्स के अंदर ऊपर जिसके साथ जो है आप कह सकते हैं लिविंग ग्रुप डिफरेंट हो तो रिएक्शन का रेट भी डिफरेंट होता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको इसके अंदर ये बताया कि ज़्यादातर रिएक्शन जो कि E1 मैकेनिज्म को शो करते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों सिस होते हैं और वहाँ पर स्टीरिक इंडेंस ज़्यादा होती है, इसलिए पहले हेलोजन रिमूव होता है और फिर हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो जाता है। और चौथा पॉइंट बताया, फोर्थ पॉइंट, अगर कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के तौर पर मौजूद हो तो रीअरेंजमेंट इसके अंदर पॉसिबल होती है। इसके बाद E1CB मैकेनिज्म था जो हमने डिस्कस किया। इसके अंदर मैंने आपको बताया E1 और E1CB मैकेनिज्म में डिफरेंस ये है कि E1 मैकेनिज्म में पहले लिविंग ग्रुप लीव करता था, कार्बोकेटाइन बनता है। E1C में पहले हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं बेस के साथ और कार्बोनाइन बनता है। और दूसरा स्टेप इसी तरह फास्ट है और इसके अंदर अल्कीन बनते हैं। दोनों में फ़र्क ये है E1 मैकेनिज्म फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है।